नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की। हमने दैनिक विज्ञान का फ्री बैच चालू कर लिया था, जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा था परमाणु व अणु के बारे में। आज हमारी दैनिक विज्ञान की दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम परमाणु के विभिन्न सिद्धांत की बात करेंगे। पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत भाग अ और भाग ब जो कि पाठ्यक्रम में है, दोनों की क्लास हम उपलब्ध करवा रहे हैं। भाग ब की क्लास भी आपको डेली मिल रही है। साथ ही भाग अ के अंतर्गत हम दैनिक विज्ञान की क्लास शुरू कर चुके हैं। तो आज अपनी क्लास है परमाणु के सिद्धांत। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको दैनिक विज्ञान की पूरी क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की जितनी भी क्लास होने वाली हैं वह सभी समय पर मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। दैनिक विज्ञान की अपनी क्लास है और परमाणु के विभिन्न सिद्धांत कल पढ़ लिया था, परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। आज कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक, ठीक है, साइंस की जो किताबें हैं उनके अंतर्गत परमाणु के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, प्रत्येक सिद्धांत की हम बात करने वाले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि दैनिक विज्ञान आपके सिलेबस में है और यहाँ दैनिक विज्ञान से कम 10 से 15 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 10 से 15 सवाल आराम से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए प्रत्येक क्लास को आप अच्छी तरह से देखें, ताकि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में गलत ना हो। तो देखिए दैनिक विज्ञान की अपनी क्लास, देखिए विभिन्न परमाणु सिद्धांत। परमाणु के जितने भी सिद्धांत सबकी बात करें, पहला है कर्नाद का सिद्धांत। देखो कर्नाद ने क्या कहा था, देखिए कि 500 ईसा पूर्व कर्नाद ने यह विचार व्यक्त किया कि किसी पदार्थ द्रव्य को विभाजित करने जाने पर अनंत ऐसी स्थिति आएगी जब और विभाजित नहीं हो सकेगा। इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। ठीक है ना। कर्नाड ने कहा कि कोई भी पदार्थ ले, ठीक है ना, यदि हम उसको विभाजित करते जाएंगे तो अंत में ऐसी स्थिति आएगी जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते। इस अविभाजित कण को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। इसके अलावा भारतीय दार्शनिक पकुटा कात्यायन ने इसी मत को आगे बढ़ाकर कहा कि यह अविभाज्य कण सामान्यतः संयुक्त रूप तत्वों, यौगिक और मिश्रण में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे देखो, जो भारतीय दार्शनिक के अलावा जो अलग दार्शनिक थे, जिन्हें ग्रीक दार्शनिक के अंतर्गत एक तो डेमोक्रिटस होता है, यूलिपस, इन दोनों ने 460 और 460 से 370 ईस्वी पूर्व अपने विचार दिए। कौन से विचार दिए? सैम महेश कर्नाद की बात कही, वो अविभाज्य कण को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। यानी महेश कर्नाद ने जो बात कही थी कि अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है, वही बात इन दोनों ने वैज्ञानिकों ने भी कही थी। ठीक है, आगे देखिए। उपयुक्त सभी सिद्धांत विचारों पर आधारित थे। जितने भी सिद्धांत दिए गए थे ये सभी किस पर थे? विचार पर आधारित थे। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत विचार नहीं चलते, आपको प्रयोग करके बताना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला परमाणु का सिद्धांत आया, वो आया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अति महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हम परमाणु के जितने भी सिद्धांत थे उन सबकी बात करेंगे, सबके पॉइंट की बात करेंगे। निश्चित ही इससे बार आपके कुछ भी सवाल जाने वाला नहीं। 101% इसमें से ही आपके सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अब उसने क्या क्या बात कही थी। देखिए डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किस पर आधारित था? वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक संयोजन के नियम। अब क्या है, तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। एंड दो द्रव्यमान संरक्षण के कितने नियम? दो। पहला है द्रव्यमान संरक्षण के रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक स्थिर निश्चित अनुपात का नियम। दोनों नियमों की हम बात करने वाले हैं। देखो रासायनिक संयोजन के नियम, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, लुइजिए व जोसेफ एल पाउस्ट द्वारा प्रतिपादित। यानी रासायनिक संयोजन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। ठीक है ना, यहाँ से सवाल आए तो आप अच्छी तरह से इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अब एक एक नियम की बात करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए, इस नियमानुसार किसी
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। यानी जितना ही द्रव्यमान होगा उतना ही रहेगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराओ उसमें द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, समान। न उसको सृजित न उसको बढ़ाया जा सकता है न ही उसको घटाया जा सकता है। आगे देखें स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना। देखिए किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। यानी उनका द्रव्यमान वो निश्चित रहेगा, उसका अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है, 1:8। अब कैसे हुआ तो देखिए ऐसे, जैसे कि जल का जो सूत्र है वो है H2O, क्या है H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, कितना होता है 1, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो इसको हम 2 से गुणा करें, किसी के 2 से, ठीक है। फिर अनुपात निशान लगा लिया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, कितना होता है 16, 2 × 1 कितने हुए 2:16। ये 2 का भाग 2 में 1 बार, 16 में 8 बार, तो कितना आया 1:8। अब जल कितने भी ग्राम कुछ भी हो उसके अंतर्गत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यदि जल 9 ग्राम होंगे लेंगे तब भी 1:8 ही होगा। अमोनिया का सूत्र क्या NH3 में अनुपात क्या आएगा 14:3। इंपॉर्टेंट सीधा सवाल आ सकता है कि अमोनिया का अनुपात क्या रहेगा। अमोनिया के अंतर्गत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका सूत्र है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आएगा 3:8 रहता है, ठीक है। ये अनुपात निश्चित है, हमेशा निश्चित अनुपात के नियम का पालन करेगा और फिक्स रहेगा। अब डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख बातें, यहाँ से सीधा सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में सत्य है या फिर असत्य, इसलिए ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला पॉइंट है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, क्या होता है पदार्थ, यानी जितने भी पदार्थ हैं वो सभी परमाणु से बने हुए हैं और रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेंगे, भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। तीसरा, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इंपॉर्टेंट कर लो ये सारे पॉइंट, ये पांचों जितने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण है। सत्य और असत्य के संदर्भ में एक कथन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न। यदि अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु के द्रव्यमान भी अलग अलग और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग। अगला पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होते हैं, ठीक है ना। ये तो डाल्टन के 5 पॉइंट मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य व विनाशील था, लेकिन परमाणु के भीतर 2 कण प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की खोज से डाल्टन का सिद्धांत गलत साबित हो गया। एंड डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु क्या अविभाज्य, लेकिन जब परमाणु के अंतर्गत 2 जो परमाणु हैं, ठीक है, नाभिक के परमाणु केंद्र को नाभिक कहा जाता है, इसके अंतर्गत जब एक तो प्रोटॉन की खोज की, किसकी खोज की गई, प्रोटॉन की खोज की गई, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो इस बात को डाल्टन का सिद्धांत समझा नहीं पाया और डाल्टन का सिद्धांत गलत साबित हो गया। तो फिर इसके बाद एक नया सिद्धांत आया, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, हाँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्याख्या को समझाने के लिए निम्न मॉडल दिए गए। कौन कौन से मॉडल, पहला था थॉमसन या फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये दिया गया था 1898। साथ इंपॉर्टेंट करो डेट आपको याद रखनी, सन किस सन में कौन सा परमाणु मॉडल दिया गया था। कभी क्योंकि एक तरफ ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं, एक तरफ ऐसे सन लिख देंगे, आपको ऐसे मिलान वाले सवाल भी पूछा जा सकता है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल कब दिया गया था, 1898 में, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और प्लम पुडिंग मॉडल के अंतर्गत देखो, ये परमाणु एक धनावेशी घोड़ा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्या होता है, उदासीन। अब देखो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इस प्रकार बताया जैसे किशमिश केक के बीच में मेवे और तरबूज में बीज के समान। जिस प्रकार तरबूज होता है, ठीक है, तरबूज के जो जैसे काले काले बीज होते हैं, तो थॉमसन ने बोला जो ये बीज होंगे ये तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और बाकी सारा भाग क्या होगा, धनावेशी तो होता है। निष्कर्ष, यानी इसके क्या निष्कर्ष है, क्या इसके पॉइंट, तो देखिए परमाणु धन आवेशित गोला हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे रहते हैं। दूसरा, ऋणात्मक व धनात्मक आवेश समान अंत परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी थॉमसन ने यह बताया
कि परमाणु का अंतर्गत ऋण आवेश भी होता है और धनावेश दोनों समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। इन्हें ही इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है। इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का खोज किसे माना? जे थॉमसन को माना जाता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। आगे देखिए, कमी क्या थी इसकी? एल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। यानी जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो एल्फा कण प्रकीर्णन को नहीं समझा पाया, साथ ही परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसको इन दोनों को नहीं समझा पाया, ये मॉडल क्या हो गया? गलत साबित। फिर इसके बाद नया मॉडल आया जो था रदरफोर्ड का मॉडल। अब हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? तो देखिए, इन्होंने सोने की पतली पन्नी काम में ली तथा इस पर अल्फा कणों की बौछार की। किसकी की? अल्फा कणों की। और उस पन्नी के चारों ओर एक जिंक सल्फेट का क्या किया था? लेप किया गया था। सोने की ये पन्नी 1000 कणों जितनी मोटी थी। पन्नी की मोटाई 100 नैनोमीटर। कितनी? 100 नैनोमीटर थी। ठीक है ना। अब किस प्रकार से प्रयोग को अभी हम समझाएंगे। 2-3 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं पहले। हीलियम के नाभिक अर्थात धनावेशी कणों की बौछार की गई इन कणों का द्रव्यमान 4U था। कितना था? 4U। अतः तेज गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। प्रयोग से प्रेक्षण। अब उनके प्रयोग किया गया तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला? किसने प्रयोग किया था? रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया था। ठीक है ना। अब देखिए इसके निष्कर्ष अति महत्वपूर्ण इसके पॉइंट है। देखिए प्रेक्षण इसके, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के अंदर से सीधे निकल गए। ठीक है। दूसरा, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए या परावर्तित हो गए। तीसरा, 12,000 में से एक कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ अतः वापस उसी दिशा में आ गया। अब जो किस प्रकार प्रयोग, देखो एक ऐसे प्रकार एक पन्नी ली, एक रदरफोर्ड ने एक सोने की पत्ती ली, इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड का लेप किया और यहाँ पे एक अल्फा कण का बॉक्स लिया। ठीक है। अल्फा कण किस कहते हैं? हीलियम के। किस कहते हैं? हीलियम के अल्फा कण। ठीक है। और इस अल्फा कणों की बौछार इस सोने की पत्ती पर इसने की। जब इसने सोने की पत्ती पर इसकी बौछार की तो उसने 2-3 बातें देखी। क्या देखी? तो वो देखी अभी कि ये कोई सोने की पत्ती थी तो अधिकांश अल्फा इसमें सीधे जा रहे थे। क्या जा रहे हैं? सीधे ऐसे निकल रहे थे। ठीक है ना। दूसरे इसमें पॉइंट, कुछ अल्फा कण आए और इधर घूम गए। ठीक है। कुछ कोण पर क्या हुए? प्रक्षेपित हो गए। ठीक है ना। आगे देखिए, लेकिन कितने में? 12,000 में एक कण। जैसे कि परमाणु था, कुछ तो सीधे निकल गए थे। ठीक है ना। और कुछ ऐसे प्रक्षेपित हो गए, लेकिन एक कण 12,000 में 12 कण एक कण सीधा गया और इसके नाभिक सीधा टकरा के वापस उसी दिशा में आ गया। यानी 180 डिग्री कोण पर वापस उसी दिशा में वो कण आ गया था। ठीक है। अब ये सब देखने के बाद उसने क्या निष्कर्ष निकाला? तो देखिए उसने ये बोला, किसने? रदरफोर्ड ने, कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट 10⁻⁻15 मीटर। साथियों इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK जिसका लिंक नीचे दिया गया है उसमें मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है। आप ये PDF बाहर निकाल सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी भी आप करवा सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान परमाणु के छोटे भाग नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वर्तुकला परत में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु से काफ़ी कम होता है। धन आवेशी नाभिक तथा ऋण आवेशी इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल को तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन से संतुलित किया जाता है। परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ये मुख्य पॉइंट रदरफोर्ड ने बताए थे। आगे देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, यानी किस परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां रही वो भी हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल की प्रमुख कमियां, कोई भी आवेशित कण जब वर्ताकार परत में त्वरित होगा तो वह ऊर्जा विकिरित करेगा जिससे ऊर्जा की कमी होगी और वह नाभिक द्वारा आकर्षित होकर उसमें गिर जाएगा, अतः परमाणु अस्थायी होगा। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। साथ ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक
ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन देखो, परमाणु केंद्र या नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधा आ सकता है कि रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। यानी रदरफोर्ड की खोज बोले या परमाणु केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। नाभिक और परमाणु का केंद्र याद रखिएगा। अब अगला मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने परमाणु मॉडल दिया था, वह दिया था 1912 ईस्वी में। कब दिया था? 1912 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया था। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की निम्न विशेषताएं हैं। यानी इसकी मुख्य मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो देखिए, हाँ, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की वियुक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इन वियुक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकीर्ण नहीं होती है, एंड जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है ये वाली, साथियों देखो, इन कक्षाओं या कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग h/2 या इसका गुणज होता है। ये हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 होता है। h प्लांक स्थिरांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r कक्ष की त्रिज्या है। अगला पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा व निम्न से उच्च कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण करते हैं। देखो, उच्च से निम्न में आएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तब तो होगा उत्सर्जन, लेकिन निम्न से उच्च में यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कक्षाएं, अब जो कक्षाएं कौन कौन सी एक कक्षाएं या कोष जिनसे बोला जाता है KLMN या संख्या 1 2 3 4 द्वारा दिखाई जाती हैं। कोणीय संवेग MVR बराबर होता है NH/2 ध्यान रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम प्रतिबंध, ठीक है ना, ये अति महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है वो होती है, बीच में नाभिक होगा, इसके चारों जो कक्षा होगी होगी KLMN, ठीक है ना। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण, इसको ज्ञात करने का सूत्र 2n का स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है कि किस कक्षा के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम कक्षा में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, सूत्र है 2n स्क्वायर। तो k कक्षा के अंतर्गत देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो n यहाँ पे जो ये संख्या होगी क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3 4, ये हमको मान रखना, सूत्र है 2n का स्क्वायर। तो देखिए 2 लिखा 2 लिखा हुआ, n का मान कितना? 1 रखा हमने, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 × 1 किया कितने हो गए? 2। इसी प्रकार l कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछे कितने होते हैं? 8। m कक्षा में पूछे तो 18, n कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछे तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 32 कैसे हो गई? सूत्र के 2n, तो 2 गुणा n का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का 2 गुणा 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 और 2 16 कितने हुए? 32, कितने हो गए? 32, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। सीधा एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 18। तो ये चारों कक्षाएं दी गई हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चलते हैं, अब देखिए, हाँ, तो n कक्षा में भरने के लिए कुल कितने दिए गए हैं? n कक्षा 2n का स्क्वायर। मोस्ट देखिए, बारहतम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, यानी जो बारहतम कोष होगा उसके अंतर्गत अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते, इससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। कब कहाँ तक? परमाणु क्रमांक 1 से 18 तक के लिए, ठीक है। आगे देखिए, कक्षाएं क्रमानुसार भरी जाती हैं, एक कक्षा के पूर्ण भरने पर ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी एक कक्षा भरने के बाद ही सबसे पहले कौन सी कक्षा भरेगी? के कक्षा। यदि के कक्षा पूरी भर गई उसके बाद एल कक्षा भरेगी, फिर एम, फिर एन। एक क्रम के अनुसार, किसके अनुसार? एक क्रम के अनुसार ही एक कक्षाएं भरी जाएगी। यानी सीधी ये नहीं कि के तो खाली है लेकिन सीधी एम भरी, नहीं, पहले के भरी जाएगी, फिर एल, फिर एम, एन। एक क्रम के अनुसार ये सारी कक्षाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखिए बोर्ड मॉडल की कमियां, ठीक है ना। साथ बोर्ड मॉडल कमियां से पहले हम आपको बता दें कि आज 13 अक्टूबर है और आज से ही पशु परिषद भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन वो शुरू हो चुके हैं। तो आप अंतिम तिथि का इंतजार किए, आज ही अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर भर लें, ठीक है ना।
और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कोच आपको करवाया जाएगा। पूर्ण रूप से जितने भी भाग अ भाग भाग जितनी भी क्लासें आपको निश्चित ही फ्री करवाई जाएगी। साथ ही साथ पूर्ण रूप से फ्री एकदम फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। वो भी यूट्यूब पे हमको इसको हल करेंगे और MCQ बेस के साथ इसको हल करने वाले हैं। तो देखिए बोर्ड मॉडल की कमियां। पहला है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर आधारित था, उसी के लिए वैध था। एंड बोर्ड का परमाणु मॉडल था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर भी लागू था और किसी पर लागू नहीं था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वर्ताकार माना। बोर्ड ने क्या माना? इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वर्ताकार, लेकिन वास्तव में ये होती दीर्घ वर्ताकार होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, एक वैज्ञानिक का नाम है सोमरफील्ड। क्या नाम है? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने दीर्घ वर्ताकार कक्षा बताया तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके वेग के साथ सापेक्षिक रूप से बदलता है। सोमरफील्ड ने, वैज्ञानिक ने क्या बोला कि परमाणु होता है उसकी कक्षा कैसे होगी? दीर्घ वर्ताकार। किस प्रकार की होगी? दीर्घ वर्ताकार होती है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो क्या करेगा? उसके वेग के साथ हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। हाँ, तो साथियों ये थी अपने परमाणु के विभिन्न सिद्धांत। कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक जितने भी परमाणु के मॉडल दिए गए हैं सभी की हमने बात की है। एक एक बिंदु की हमने यहाँ पर बात की है। निश्चित ही आपको इस क्लास में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यदि परमाणु मॉडल का कोई भी सवाल आएगा तो इससे बाज आने वाला नहीं है। साथियों यदि आपको हमारी कक्षा या हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही पशु परिसर की भाग अ की क्लास बाकी वाली वो भी हमने उपलब्ध करवा दी है और भाग ब की जो कि पशुपालन से संबंधित हैं उनकी कक्षा भी हम प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक उन कक्षा को नहीं देखा तो अभी नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएं और वह क्लास अवश्य देखें। मिलेंगे हम अगली दैनिक विज्ञान की अलग तीसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।